हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। देखो, इंपॉर्टेंट वैसे तो कुछ नहीं होता, आपको जो है सभी करना है। पर हाँ, ये बोल सकती हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप पहले कर लीजिए। हो सकता है इनमें से कोई एक आ जाए। कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो इस तरीके से ही आता है कि पहले जो है परिभाषाएं दे देंगे आपको, फिर अंतर में करके आ जाएगा। जो है किसी की परिभाषा और उसके उदाहरण सहित आपको दे देंगे। तो किसी के प्रकार पूछ लेंगे, तो पेपर में जो है इस तरीके से पैटर्न में ही आता है। जो है मैं आपको इनके आंसर भी बताती हूँ, पर आंसर जो है मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगी, क्योंकि जो है मैं सब पढ़ा चुकी हूँ आपको। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो 2 या 3 नंबर में आ सकता है। आपको जो है सभी पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। पर आप पहले जो है इन्हें देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न में आता है। तो आपको अंतर के अथवा में अंतर करके भी आ सकता है, या तो अंतर अथवा परिभाषा आ सकती। तो कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आपको जो है प्रिपेयर रहना है, आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो डरना नहीं है, मैं आपको एक एक करके और अच्छे से बता देती हूँ, ताकि जो है आपको इसमें एकदम रटने जैसा कुछ नहीं, बस समझना है और लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रस किसे कहते हैं और रस के प्रकारों के जो है नाम लिखिए। तो जो है मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, प्रकार की बात हो रही, ना कि अंग। अंग 4 होते हैं और प्रकार जो है 10 होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना है और फिर आंसर देना है। तो अब हम जो है रस की परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात है कि काव्य में रस का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति। यानी आप कोई भी कविता, कहानी या उपन्यास कुछ भी पढ़ रहे हो, और आपको जो है उसे सुनने या देखने में क्या हो रहा है, आपको आनंद की अनुभूति मिल रही, तो वही रस है। यहाँ पे भी यही चीज़ दी है। विलक्षण क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही। तो क्या विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। इसमें क्या पूछा है कि रस के प्रकार और इनके स्थायी भाव। तो आपको भी ऐसे ही करना है, रस के प्रकार इस साइड जो है स्थायी भाव लिखने हैं उनके। श्रृंगार रस का रति और प्रेम होता है, हास्य रस का हंसी, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का जो है भय होता है, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का आश्चर्य। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा तो जाके वहाँ पे अपने डाउट, जितने भी डाउट हैं आपके, वो वहाँ जाके क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक एक टॉपिक को जाके उठा के देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है। और देख लिया है तो आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए। 7वां करुण रस होता है, उसका क्या होता है, करुणा या शौक। विवत्स रस का घृणा होता है, शांत रस का वैराग्य होता है, और वात्सल रस का जो है स्नेह होता है। इसका स्नेह और वत्सल दोनों होते हैं। वत्सल यहाँ पे दिया नहीं है, अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप घबराना नहीं, वत्सल और स्नेह दोनों ही एक ही होता है। वहाँ करुणा और शोक दिया ना, वैसे स्नेह और वत्सल दोनों होता है वात्सल रस का। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रस किसे कहते हैं और इनके जो है अंग लिखिए, तो अंग आपको पता है 4 होते हैं, तो आप उनके नाम लिख दीजिएगा। हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। हमारे हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो तीसरे नंबर का काल है रीतिकाल, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनके जो है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। तो इनमें से कोई आप 4 याद कर लीजिएगा, और उनकी कवि और उनकी जो है रचनाएं आप लिख दीजिएगा। जो टिक की हैं वो इजी हैं, इसलिए आप उनको याद कर लीजिएगा। केशव दास हैं, बिहारी लाल है, घनानंद और भूषण। इनकी आपको आसानी से याद हो जाएगी, वरना आप अपने मन से भी कोई सा याद कर सकते हैं। को भी इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे प्रमुख कवि डालना है, यहाँ पे रचना डालना है। केशव दास ने क्या लिखी है, रामचंद्रिका। और बिहारी लाल ने क्या लिखी है, बिहारी सतसई। घनानंद जी ने लिखी है सुजान सागर विरह लीला। तो आप ऐसे याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। भूषण जी ने क्या लिखी है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। को कम से कम कोई भी कवि जो है इनके जो है 4 4 याद रखने, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो कम से कम 4 4 तो आप लिखिए। बढ़ते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की है, उदाहरण देकर समझाइए। हो सकता है ये 2 या 3 नंबर में आपसे पूछ लेता हो। अब इसका आंसर देखते हैं। आपको सबसे पहले तो शब्द शक्ति की डेफिनेशन बतानी है, और ये कितने प्रकार की, तो ये 3 प्रकार की होती है। उन तीनों के नाम लिख के और किसी एक का भी जो है आप उदाहरण बता सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि जिस भाषा का व्यवहार करते हो उसमें क्या होते हैं, 2 तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। जो ध्वनि हमें समष्टि सुनाई पड़ती है वह शब्द है, और प्रत्येक शब्द का क्या होता है, एक विशेष अर्थ होता है। तो शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को जो है शब्द शक्ति कहते हैं। जो ध्वनि हमें समष्टि सुनाई पड़ती है वह शब्द है, और जिस अर्थ का हम जो है बोध जानना चाहते हैं वही हमारी क्या होती है, शब्द शक्ति होती है। तो वही बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है।
तीन प्रकार की होती कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। तो आपको याद रखना है कि तीन प्रकार की होती हैं। आपको जो उदाहरण दे देना है, जैसे अपना घर सबको प्यारा है, तो ये किसका उदाहरण है? अभिधा शब्द शक्ति का। ऐसा हमारा अगला उदाहरण के दे देना आप कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, किसका उदाहरण है? लक्षणा शक्ति का। तरीके से आप जो एक दो उदाहरण देके ने समझा सकते हो। अगर ये 2 नंबर में आती तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाना, इतना ही करना है। लेकिन अगर ये 3 नंबर में आपसे पूछते तो आप तीनों की परिभाषा लिखेंगे और जो है तीनों के एक-एक उदाहरण देंगे, अभिधा के भी, लक्षणा के भी और व्यंजना के भी। लेकिन अगर 2 नंबर में आती तो आपको शब्द शक्ति की परिभाषा देनी है और इसके जो है उदाहरण देने हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको डरना नहीं, मैंने आपको एक-एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया, आपने नहीं देखा तो फिर आप जाके वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको तकनीकी शब्द की जो परिभाषा लिखनी है, किसे कहते हैं और इसका जो उदाहरण देना है। तो तकनीकी शब्द की जो हम परिभाषा देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि तकनीकी शब्द जो है अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का क्या होता है? हिंदी पर्याय होता है। हाँ, अंग्रेजी में हम जो इंग्लिश में टेक्निकल बोलते हैं, उसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है तकनीकी। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखी हुई है सिंपल। आगे क्या लिख रहा है कि टेक्निक से तात्पर्य कला तथा शिल्प, यानी जो टेक्निक होती है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कला तथा शिल्प। आप जो ये सीधा जहाँ से पर्पल से लिखा हुआ है कि तकनीकी शब्द वह शब्द है, यहाँ से जो इसकी डेफिनेशन शुरू कर सकते हैं कि तकनीकी शब्द वह शब्द होता है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु, यानी कोई निर्मित, आपने कोई नई चीज़ बनाई, कुछ नई चीज़ खोजी, अथवा क्या कह रहा है किसी विचार को व्यक्त करता है, और उससे क्या होता है किसी विचार को हमारे व्यक्त करता है, तो उसे जो है सिंपल तकनीकी शब्द ही कहते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि कोश ग्रंथों के अनुसार, ये जो हमारी डिक्शनरी होती है, कोश ग्रंथ के अनुसार तकनीकी शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विषय क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, तो वही जो है हमारा तकनीकी शब्द होता है। तो तकनीकी शब्द आपको सिंपल ऐसे ही याद रखने कि कोई वस्तु आपने निर्मित जो है, या तो आपने उसे बनाया है या तो आपको कोई खोजी गई वस्तु है, उससे जो है आपने खोजा है, उससे बनाया, उससे जो है आपके मन में विचार क्या है, तब तक आपके मन में विचार नहीं आएंगे, आप उस चीज़ का नाम नहीं रख पाओगे अगर कोई नई चीज़ आपने खोजी है तो। इससे क्या होता है कि हमारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है, ये एक विशिष्ट स्थान में जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो वही जो है तकनीकी शब्द होता है। को जो इसके कुछ उदाहरण देने, जैसे प्रशासनिक शब्द, वाणिज्य शब्द। अब जैसे आपने कुछ नई नई चीज़ें खोजी हैं, जैसे प्रशासनिक शब्द क्या होते हैं, जैसे आपने अधिसूचना है, अब अधिसूचना का भी किसी ने नाम रखा होगा तो इसका नाम अधिसूचना है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन। तो ये क्या है? एक तकनीकी शब्द है। को जो एक दो शब्द याद रखने ताकि आप जो है उसके उदाहरण लिख सकें। ऐसे वाणिज्य शब्द का देखिए लेखापाल। अब लेखापाल क्या होता है? अकाउंटेंट होता है। तो इसे भी खोजा गया कि तकनीक किस तरीके से हमारी अकाउंट आगे बढ़ी है, कैसे हम जो है अब अकाउंटेंट करते हैं। पूंजी यानी कैपिटल होता है, जो हमारा रोकड़ होता है उसको हम पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं। अनुबंध यानी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरीके से कुछ शब्द जिए, ये इनके उदाहरण है। तो ऐसे किसी तकनीकी, यानी आपने कुछ खोज किए और उसका जो आपने नाम रख दिए, तो वो हमारे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन ये सब हो गए, ये भी हमारे तकनीकी शब्द है। क्यों? क्योंकि किसी निर्मित अथवा खोजी गई, क्योंकि हमने उसे निर्मित किया या हमने उसकी खोज की है, तो वो भी तकनीकी शब्द हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में जो है अंतर लिखिए। तो ये भी आपसे जो है 3 नंबर में पूछ सकते हैं या 2 नंबर में भी आ सकता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले समझा चुकी हूँ, अब मैं फिर समझा देती हूँ कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। सबसे पहले वर्ड पे जाना, राष्ट्र और राज, दोनों में कंफ्यूज मत होना। राष्ट्र हमारा क्या होता है? हमारा पूरा भारत देश। और राज्य हमारा क्या होता है? जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये अलग अलग राज्य होते हैं। अगर राष्ट्रभाषा इस साइड डाला तो उसमें राष्ट्रभाषा का ही लिखना, और इस साइड अगर राजभाषा डाला तो इस साइड का लिखना। कंफ्यूज होके मत कर लेना वरना गलत कर दोगे। आराम से समझो, राष्ट्र का मतलब संपूर्ण हमारा भारत और राज्य का मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसा। ध्यान से देखो, पहला क्या लिखा है कि संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो हमारा संविधान है और जिसके द्वारा, यानी उसके द्वारा हमने माना है कि जो हमारे पूरे राष्ट्र की एक ही भाषा होगी वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा क्या होता है? जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी जो भाषा किसके? सरकारी काम के लिए यूज़ होती है। मान लो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जोन सी भाषा है, उस भाषा का प्रयोग जो है सरकारी कामकाज में किया जाएगा, यानी जो ज़्यादा प्रचलित है तो उसको जो है सरकारी कामकाज में यूज़ करेंगे।
हमारे प्रदेश की जो है राजभाषा क्या है, वो हिंदी है। तो हिंदी जो है पूरे काम काज के लिए हिंदी का ही यूज़ किया जाएगा। हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग राजभाषा से अधिक होता है। जो राष्ट्रभाषा होती है यानी जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारे भारत की पूरी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। उसका जो यूज़ होता है, उसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, प्रशासनिक उपयोग राजभाषा से अधिक होता है। तो ये राष्ट्रभाषा का जो ज़्यादा उपयोग होता है किसकी अपेक्षा, जबकि राजभाषा की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे, आप भारत के बाहर भी जितने भी देश हैं, आप उनसे जो संपर्क करते हो तो किस में करते हो, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही। इस वजह से जो है राष्ट्रभाषा का ज़्यादा उपयोग होता है किसकी अपेक्षा, राजभाषा की अपेक्षा। यही पॉइंट में जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। राजभाषा में क्या होगा कि राजभाषा का प्रशासनिक उपयोग जो है वो राष्ट्रभाषा की तुलना में कम होता है। यानी जो राजभाषा का उपयोग होता है वो राष्ट्रभाषा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जैसे मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है, तो हिंदी में जो है जितने भी सरकारी कामकाज है वो सब हिंदी में ही होंगे। ऐसे दूसरे राज्य की बात कर लो तो वहाँ की अपनी राजभाषा होगी। तो इस तरीके से काम होते हैं, इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, कम होता है। जैसे हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत देश है उसकी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। तो हिंदी पूरे देश में, तो उसका जो पूरा कार्य रहता है वो संपूर्ण देश में होता है। संपूर्ण हमारे भारत देश में पूरा होगा इसका उपयोग। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण राष्ट्र का होता है। क्योंकि पूरे भारत में से एक ही भाषा बनानी रहती है ताकि वो आगे जाके हमारी काम करे। तो वो क्या है, हिंदी है, तो इसलिए ये संपूर्ण राष्ट्र में होता है। हमारे राजभाषा का जो है थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि राजभाषा का कार्यक्षेत्र किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित रहती है। राजभाषा का जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि राजभाषा का जो कार्यक्षेत्र होता है ना, वो किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित रहता है। मैं आपको बोल रही थी कि जो राजभाषा होती है वो एक ही क्षेत्र के लिए होती है। जैसे मध्य प्रदेश में बोल रहे हो तो उधर के कार्य क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में होंगे, या एक से अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है अगर वहाँ पे जो है उनकी जो राजभाषा है वो एक ही हो। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आता है पेपर में तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। आप ये जो है 3 नंबर में आ सकता है, और हो सकता है कि इसकी जो परिभाषा भी आ सकती है पेपर में, तो आप वो भी याद कर लीजिएगा। परिभाषा भी यही है, अगर परिभाषा है चाहे अंतरा, आप इसे अच्छे से कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर जो है हमें समझाना है। तो हो सकता है ये भी पेपर में आ सकता है, आप जो है इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि अलंकार वगैरह में से भी एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। तो जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पुनरुक्ति मतलब ये होता है कि किसी में जो है एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होनी, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो पुनरुक्ति कहलाता है। इसे और अच्छे से समझते हैं कि काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ पर ऐसा होता है कि कोई शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है और उसका जो अर्थ है, उसका मतलब भी जो है एक ही हो, यानी सेम ही हो। पानी का अर्थ पानी होता है तो दूसरे वाले पानी का अर्थ भी पानी ही होना चाहिए। वहाँ जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आपने जो है रहीम जी के दोहे देखे होंगे तो उनके में भी ऐसा ही होता था। वर्ड तो रिपीट होते थे, शब्द तो रिपीट होते थे, पर क्या होता था कि उनके अर्थ में जो है भिन्नता होती थी। यहाँ पे नहीं होने की बात कर रहे हैं, यानी 2 बार अगर कनक कनक है तो उसका अर्थ भी उनके उसमें जो है अलग अलग रहता था। लेकिन इसमें ऐसा है कि एक ही शब्द होना चाहिए, एक ही शब्द बार बार रिपीट होना चाहिए और उसका अर्थ भी जो है एक ही होना चाहिए, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आराम से समझना है, जिसमें जो है शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो लेकिन अर्थ की भिन्नता नहीं हो, यानी अर्थ जो है सेम ही होना चाहिए, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि वन से चुन चुन जो मीठे बेर नृत्य में लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मनी मन ललचाई थी। यहाँ पे जो है जब लक्ष्मण जी को जो है शबरी जी बेर खिलाती तो वो उस जगह से लिया गया है ये दोहा। तो क्या लिखा कि वन से चुन चुन जो मीठे, जो बेर जो शबरी जी लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मनी मन ललचाई थी। शबरी जी ने क्या किया था कि राम जी को जो है मीठे बेर खिलाने के लिए क्या किया था, अपने झूठे जो बेर है चक चक कर देख रही थी कि कहीं उन्हें जो है कोई बेर खट्टा ना लग जाए, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। शबरी जी ने श्री राम जी को बड़े प्रेम से यानी एक एक बेर जो है चख कर, ताकि उन्हें जो है खट्टा ना लगे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। तो उन्होंने जो है बड़े मन से जो है उन्हें
खिलाया था। तो वही बात जो है यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जो चुन चुन लिखा है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि यहाँ पे जो शब्दों की आवृत्ति तो हो रही, लेकिन जो उसका अर्थ है उसमें भिन्नता नहीं है। यानी चुन चुन का मतलब वही है जो वन से जो है कोई भी चीज़ आप चुन कर ले आते हो, तो वही चुन चुन का मतलब है। इस तरीके से आपको जो है अलंकार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।